हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ 9 के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ईरान से चाबहार बंदरगाह के बाद कौन से दूसरे विदेशी बंदरगाह का संचालन करेगा? ऑप्शन ए बार्सिलोना बंदरगाह, ऑप्शन बी मसोबा बंदरगाह, ऑप्शन सी सूबा बंदरगाह, ऑप्शन डी सितवे बंदरगाह। देखिए, धीमी गति से ही सही, लेकिन भारत ने पड़ोसी देशों में पैर फैला रहे ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। आपको पता होगा पहला जो बंदरगाह था वो ईरान का चाबहार बंदरगाह था। उसमें क्या गया था? सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है क्योंकि इससे पूर्वोत्तर राज्य को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीतिक व रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहा। ये देखिए, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों की एक नए सिरे से समीक्षा की गई है। अब हाल ही के दिनों में ये तीसरा ऐसा सहयोग बैठक हुआ है। पहला जो आपका था वो श्रीलंका के साथ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ, और अभी म्यांमार के साथ हो रहा है। ठीक है, और अभी हो रहा है किसके साथ? म्यांमार के साथ। ये इसी साल में ही तीसरे पड़ोसी देश के साथ है जो भारत अपनी ऐसे विदेशियों के साथ मिलके बैठक कर रहा है, विदेश मंत्रियों के साथ। ठीक है, तो इसके अलावा भारत म्यांमार थाईलैंड को जोड़ने वाली ट्राइलेटरल हाईवे पर बनने वाले 69 पुलों के निर्माण के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाने वाली है। सितवे पोर्ट का निर्माण भारत कालादान परियोजना के तहत कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य की निर्भरता मौजूदा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खत्म करने की है। यह कॉरिडोर महज 27 किलोमीटर चौड़ा है। माना जाता है कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में यह भारत के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। इसे तोड़कर चीन पूर्वोत्तर राज्य को शेष भारत से अलग कर सकता है। इसके विकल्प के तौर पर कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट को जोड़ने की योजना को अमल में लाया गया है। सितवे पोर्ट से मिजोरम में स्थित NH-54 की दूरी महज 140 किलोमीटर की है और असलियत में अभी कोलकाता पोर्ट से किसी वस्तु को मिजोरम पहुंचाने में जो है 1880 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जबकि सितवे पोर्ट का इस्तेमाल करने से यह दूरी आधी से भी कम रह जाएगी। आपको बताते चले कि अभी जो है भारत बांग्लादेश सरकार के साथ भी बातचीत कर रहा है कि उसे जो बांग्ला पोर्ट है उसको विकसित करने का अधिकार मिल जाए। ध्यान रखिएगा, ये मंजूरी मिल सकती है बांग्ला बंदरगाह। ठीक है, बांग्लादेश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सितवे बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सुपीरियर सिग्नल कंपनी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ऑप्शन सी नमो टेक्निकल एम्यूनिशन कंपनी, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजीज LLC। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी जो सोलर ग्रुप है नागपुर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा लगभग 409 करोड़ का है। ठीक है, 409 करोड़ रुपए का है। हैंड ग्रेनेड में एक कवर होगा जिसके साथ हैंड ग्रेनेड जानलेवा बनेगा, यानी इसका इस्तेमाल दुश्मन के खात्मे के लिए किया जा सकेगा। बिना कवर के यह हैंड ग्रेनेड नॉन लिथन यानी घातक नहीं होगा। इसका इस्तेमाल उस परिस्थिति में किया जा सकता है जब सैनिकों को किसी संदिग्ध जगह पर घुसना है और वहां मौजूद लोगों को बस एक गैर घातक ब्लास्ट से चौंकाना है। फौज में हर राइफलमैन अपने साथ दो ग्रेनेड रखता है। अभी तक जो ग्रेनेड इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें काफी शिकायतें आ रही है। हालांकि मौजूदा ग्रेनेड को हैंड ग्रेनेड और राइफल ग्रेनेड दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो नए 10 लाख हैंड ग्रेनेड मिल रहे हैं वे मल्टी मोड तो है ही, लेकिन वे हैंड ग्रेनेड की तरह ही इस्तेमाल हो सकेंगे। भारतीय सेना को राइफल ग्रेनेड की भी जरूरत है और नए राइफल ग्रेनेड की खोज अभी जारी है।
तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, ये नागपुर में है, ठीक है, नागपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने 40 साल के दौरान पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। यह मेला प्रतिवर्ष भारत के कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रगति मैदान दिल्ली, ऑप्शन बी गांधी मैदान पटना, ऑप्शन सी न्यू टाउन मेला ग्राउंड कोलकाता, ऑप्शन डी आजाद मैदान मुंबई। देखिए, कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कारवां भी रोक दिया है। 40 साल के दौरान पहली बार भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने इस साल यह मेला नहीं लगाने का फैसला किया है। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार ने जिन बिजनेस टू बिजनेस मेलों का आयोजन करने की अनुमति दी है, वे भी दिसंबर से पहले नहीं लग सकेंगे। गौरतलब है कि हर साल प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर लिख देते हैं 14 से 27 नवंबर के मध्य लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का इंतजार दिल्ली एनसीआर के दर्शकों व व्यापारियों के साथ ही देश विदेश के कारोबारियों को भी रहता है। इस वर्ष का 40वां मेला होने वाला था। ध्यान रखिएगा, ये जो अगर होता तो ये 40वां होगा, ठीक है, 40वां मेला होना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें बंद होने और किसी भी आयोजन में शारीरिक दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता से इस पर भी ग्रहण लग गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत ये मेले की शुरुआत हुई थी 1979 में हुई थी, लेकिन इसको जो है 1980 में अपरिहार्य कारणों से यह मेला नहीं लगा। इसके बाद 1981 में इसका लगातार आयोजन होता रहा है। तब से अब तक 40 साल के दौरान इस वर्ष पहली बार इस मेले का आयोजन रद्द हुआ है। जो यहाँ था फर्स्ट टाइम ये रद्द हुआ था 1980 रद्द में हुआ था, और अभी है जो 2020 में आपका रद्द हुआ है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रगति मैदान दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने जर्मन सुपर कप के 21वें संस्करण का खिताब जीता है? ऑप्शन ए उर्वा रेड डायमंड्स, ऑप्शन बी ट्राइंगल यूनाइटेड एफसी, ऑप्शन सी वैन म्यूनिक एफसी, ऑप्शन डी ग्रास हॉपर क्लब ज्यूरिख। देखिए, जोशुआ किमीच द्वारा अंतिम समय में किए गए विजयी गोल की मदद से जर्मन फुटबॉल क्लब वैन म्यूनिक ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से हराते हुए जर्मन सुपर कप के 21वें संस्करण का खिताब जीत लिया है। वयान की जीत पक्की कर दी गई है और वयान ने पिछले कुछ महीनों में ये पांचवी खिताबी ट्रॉफी हासिल की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैन म्यूनिक एफसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत अपने कौन से पड़ोसी देश में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। देखिए, भारत मालदीव के हुल मामले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल के निर्माण होने से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में और बढ़ोतरी आएगी। यही नहीं, इससे दोनों देशों के संबंधों में और प्रगाढ़ता भी आएगी। क्रिकेट स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। गौरतलब है कि मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जेस इब्राहिम ने हुल के विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहाँ होने वाले कार्यों की जानकारी दी थी। यह निर्माण भारत द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रिलायंस ग्रुप को सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस ग्रुप की सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने देश के कौन से बल की संतानों को नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए CISF, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी RPF। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल जवानों की संतानों के कंधे पर होगी। रिलायंस ग्रुप सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने RPF में तैनात व रिटायर्ड जवानों की बेरोजगार संतानों को भर्ती करने का निर्णय लिया है। ग्रेजुएट आवेदक 14 अक्टूबर तक कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों की तैनाती 3.75 लाख रुपये प्रतिवर्ष के पैकेज पर ऑफिसर कैडर के पदों पर होगी। इन्हें कंपनी की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इनकी तैनाती देश के किसी भी शहर में की जाएगी। कंपनी इसके पहले प्रथम चरण में सेना और अन्य सुरक्षा बलों के 10,000 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करा चुका है। दूसरे चरण में आरपीएफ जवानों की संतानों की बारी आई है। जानकारों का कहना है कि रेलवे सुरक्षा बल भी अर्धसैनिक बल में आता है, लेकिन जवानों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष में होती है। ऐसे में पूर्व आरपीएफ जवानों की सेवाएं तो नहीं ली जा सकती, लेकिन उनकी संतानों को अवसर जरूर प्रदान किया जा सकता है। इनकी भर्ती पूरी होने के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। बात करें आरपीएफ के बारे में, तो रेलवे सुरक्षा बल देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। रेलवे सुरक्षा बल का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि प्राय भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। इसकी उत्पत्ति निगरानी करने व रक्षा करने के उद्देश्य के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा की गई थी। बाद में इसे रेलवे सुरक्षा बल का नाम दिया गया और इसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने तथा रेल संपत्तियों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया। बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा। यही वजह है कि माल की ढुलाई के लिए अंग्रेजों ने रेलवे की सहायता ली, पर समय के साथ साथ रेलवे संपत्तियों की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। फलस्वरूप इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में एक कानून बनाकर की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आरपीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार तिब्बत की ग्लेशियर झील अरुणाचल प्रदेश में तबाही लाती है। यह ताजा अध्ययन भारत के कौन से संस्थान द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, हिमालय भूविज्ञान संस्थान वाडिया। ऑप्शन बी, एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन डी, भारतीय मौसम वेधशाला। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से होने वाले तबाही की वजह तिब्बत की ग्लेशियर झीलें हैं। जब यह फटती है तो अरुणाचल प्रदेश तक बाढ़ का रूप रौद्र हो जाता है। यह बात वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के ताजा अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में सामान्यता से अधिक क्षमता की बाढ़ के अलावा करीब 1000 साल में यह एक बार महाप्रलय के समान बाढ़ आती है। उस समय पानी की मात्रा करीब 1 करोड़ लीटर प्रति सेकंड रहती है। हालांकि अध्ययन से पहले बाढ़ की वजह सिर्फ अतिवृष्टि को ही माना जाता रहा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी के मुताबिक पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का पानी बेहद काला हो गया था। यह भी कहा जा सकता था कि शायद यह चीन की हरकत है। इसी बात की तह तक जाने के लिए डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में संदीप पांडा, अनिल कुमार, सौरभ सिंगल की टीम ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत की सीमा तक नदी क्षेत्र का अध्ययन किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत में इसे तांगस्पो के नाम से जाना जाता है। भारत की सीमा में यह नामचे बरुआ के पास गेलिंग से आगे बढ़ती है। लिहाजा वाडिया के विज्ञानियों ने गेलिंग से लेकर पासीघाट के बीच 7 स्थानों पर नदी के बाढ़ के बाद 5 से 15 फीट तक मलबे का अध्ययन किया है। पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश की बाढ़ का संबंध तिब्बत की ग्लेशियर झीलों से है। बाढ़ के अवशेष यानी रेत, मिट्टी आदि की ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कराई गई। इससे यह बात भी सामने आई कि पिछले 7000 साल से लेकर 1000 साल तक ब्रह्मपुत्र नदी में 7 बार भीषण बाढ़ यानी मेगा फ्लड आ चुके हैं। तो ये जो हिमालयन भूविज्ञान संस्थान वाडिया, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेना में नए संचार नेटवर्क के लिए कौन सी कंपनी के साथ 7,796 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड। ऑप्शन बी, HCL टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, टेक महिंद्रा। ऑप्शन डी, ITI लिमिटेड। देखिए, सरकारी स्वामित्व वाली ITI लिमिटेड ने
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के साथ 7,796 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरे देश में सेना के लिए सामरिक व सुरक्षित संचार नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। टेलीकॉम और रक्षा उपकरण निर्माता ITI को 2017 में आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी एस्कॉन के चौथे संस्करण के टेंडर में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया था। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक RAM अग्रवाल ने कहा कि भारतीय सेना का संचार नेटवर्क बहुत मजबूत करने के लिए ITI लिमिटेड ने एस्कॉन के चौथे संस्करण के तहत 7,796 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनी पूरे देश में सुरक्षित संचार के लिए सामरिक नेटवर्क बिछाएगी और साथ ही अगले 10 साल तक उसका मरम्मतीकरण भी करेगी। अग्रवाल के मुताबिक कंपनी ने पिछले 3 दशक में एस्कॉन प्रोजेक्ट के पहले तीनों चरण को सफलता से लागू करने और उनका मरम्मतीकरण संभाला है। तो यह जो ITI लिमिटेड के द्वारा ये इसके हस्ताक्षर किए गए हैं अनुबंध पर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए R-Green नामक किट का विकास किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रेनबैक्सी, ऑप्शन बी डॉक्टर रेड्डीज, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी सिप्ला। देखिए, रिलायंस लाइफ साइंसेस के कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट लिख देते हैं, RT-PCR किट विकसित की है, जिसमें करीब 2 घंटे में नतीजे मिल जाएंगे। कंपनी ने सूत्रों में यह जानकारी दी है। मौजूदा समय में RT-PCR किट से कोरोना संक्रमण की जांच में नतीजे आने में करीब जो लगते हैं, इसमें लगते हैं 24 घंटे लगते हैं, जो भी अभी जो मौजूदा है इसमें। लेकिन जो भी नया बन गया है R-Green नामक लिखा तो ऊपर R-Green नामक RT-PCR में, इसमें आपको 2 घंटे समय मिलेंगे। नतीजे जानने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे समय लगेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ने सूत्रों में बताया कि विज्ञानियों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण करने के बाद यह RT-PCR किट तैयार की है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट का सबसे सही माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि रिलायंस के विज्ञानियों ने इसे R-Green किट नाम दिया गया है। संतोषजनक प्रदर्शन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से इसे तकनीकी मान्यता मिल गई है। ICMR की मान्यता प्रक्रिया किट के डिजाइन को न तो मंजूरी करती है और न ही नामंजूर, साथ ही इसमें प्रयोग के अनुकूल होने को भी प्रमाणित नहीं करती। सूत्रों के मुताबिक यह किट कोरोना वायरस के E जीन, R जीन और RDRP जीन को पकड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले शोध विज्ञानियों ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कोरोना के इलाज के लिए जानवरों की रक्त सीरम का इस्तेमाल करते हुए हाईली प्योरिफाइड एंटीसेरा का विकास कौन से भारतीय संस्थान द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ऑप्शन सी डिविजनल मेडिकल बोर्ड, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना के इलाज में कारगर उच्च गुणवत्ता का एंटीसेरा तैयार किया है। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की जगह अब एंटीसेरा का विकल्प के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ICMR ने दावा किया है कि इसने कोरोना के इलाज के लिए जानवरों के रक्त सीरम का इस्तेमाल करते हुए हाईली प्योरिफाइड एंटीसेरा विकसित किया है। यह कोरोना की घातकता को कम करने में काफी कारगर है। ICMR ने हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। ICMR ने कहा कि सभी लोगों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज संभव नहीं है, ऐसे में एंटीसेरा एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एंटीसेरा जानवरों से मिला ब्लड सीरम है, जिसमें खास एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होती है। खास बीमारियों के उपचार में इनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी के बाद कोरोना के उपचार के लिए सामने आई यह सबसे आधुनिक थेरेपी है। दावा किया जा रहा है कि यह न सिर्फ कोरोना के मरीजों की बीमारी की भयावहता की रोकथाम में कारगर है, बल्कि यह उसके इलाज में भी सक्षम है। स्वदेशी स्तर पर विकसित यह सस्ता और सुरक्षित विकल्प है। ICMR ने बताया कि इस तरह के उपायों का इस्तेमाल इससे पहले भी कई वायरल बैक्टीरियल संक्रमणों को नियंत्रित करने में किया जा चुका है। इसमें रेबीज, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस और डिप्थीरिया शामिल है।
तो ये जो है ये भारतीय चिकित्सा अनुबंधन परिषद और फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा दोनों का सम्मिलित रूप में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।